So we'll start unit number 4. In unit number 4, we have to first study three-dimensional transformation and viewing 3D transformations, translation, rotation, scaling and other transformations. It means that कि आपने जो थर्ड यूनिट में जो 2D पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर 3D में भी पढ़ना है. फिर रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री एक्सिस इन स्पेस, रिफ्लेक्शन थ्रू एन आर्बिट्री प्लेन, मतलब यहाँ पर आपको रोटेशन के अलावा रिफ्लेक्शन भी साथ में आ गया है. देन जनरल पैरेलल प्रोजेक्शन, ये अलग टॉपिक है. उसके बाद विजिबल लाइन एंड सरफेसेस, ये बहुत इजी टॉपिक है जिसमें आपको 3 मेथड पढ़नी है. डेप्थ कंपैरिजन, जेड बफर मेथड और बैक फेस डायरेक्शन मेथड. ये 3 मेथड जो है आपको पढ़नी है. इज इट ओके? क्लियर है आपको यूनिट नंबर 4? इट्स ऑल अबाउट 3D ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे, वी विल लर्न 3D ट्रांसफॉर्मेशन हियर. यस मैम. ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता ही है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड वी नो that geometric transformation play a vital role in generating images of three-dimensional object with the help of this transformation. क्योंकि हमने 2D में तो पढ़ा ही है, उसमें हमने x और y एक्सिस को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम z एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो स्केलिंग हो, कोई भी चीज हो, आप यहाँ पर क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ 3D. राइट. द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू अदर कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड. राइट, मतलब आप चाहे रोटेशन कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो, या आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो, कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो चेंज होता हुआ या उसका जो मूवमेंट है वो होता हुआ दिखाई दे जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आपको मल्टीपल ऑपरेशंस पे यदि परफॉर्म करना है तो आप मल्टीपल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक ही पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में आप ट्रांसलेशन भी यूज कर रहे हो, स्केलिंग भी यूज कर रहे हो, रोटेशन भी यूज कर रहे हो, या तो उसमें रिफ्लेक्शन भी यूज कर रहे हो. मतलब जब हम मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं. इतना क्लियर है? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? यस और नो? ऋतिक? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, जहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जहाँ नहीं समझ में आए बता देना, पता चले मैं बोलते जाऊं और तुम तक पहुंचे ही ना, तो मेरी एनर्जी वेस्ट करवाओगे. चलिए, नाउ अभी अपने को मैम आपकी वॉइस आज बहुत ज्यादा ही ब्रेक हो रही है. क्या बोल रहे हैं? मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आज. अच्छा, नहीं मुझे भी लग रहा है क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. यस मैम, अभी ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3D ट्रांसलेशन. ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3D ट्रांसलेशन. अब 3D ट्रांसलेशन में आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आपको पता है, आप ट्रांसलेशन पढ़ चुके हो, राइट? वेट अ मिनट यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज, मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा है. चलिए, तो 3D ट्रांसलेशन में सबसे पहले आपको पता है, आप x और y वाला ट्रांसलेशन पढ़ चुके हो. वहां पर tx और ty दो वेक्टर्स आ रहे थे. अब यहाँ पर जो tz है वो थर्ड वेक्टर भी क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो tz वेक्टर हो रहा है आपका, दिस इज द ट्रांसलेशन वेक्टर इन z डायरेक्शन. जो tz है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसलेशन वेक्टर in z direction.
आपको क्लियर है ना, वॉइस आ रही है ना? यस मैम आ रही है। ठीक है, प्लीज कोई भी एक बता देना मुझे, है ना, और चैट पे मत लिखो, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको, जो है आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। चलिए, तो मतलब यहाँ पर दो वेक्टर की बजाय, मतलब एक्स और वाई दो वेक्टर की बजाय अब यहाँ पर तीन वेक्टर्स आ जाएंगे, और जो थर्ड लाइन जो 3D के लिए होती है जेड एक्सिस, उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर अगेन हमको देखना है कि P क्या है। P इज अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट इन थ्री डायरेक्शंस x, y and z which is translated, और आफ्टर ट्रांसलेशन क्या होगा, x will become xz, y will become yz and z will become z dash। ठीक है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रांसलेटेड वेक्टर हो जाएंगे। और हमको ट्रांसलेशन की इक्वेशन पता है कि x डैश इक्वल्स टू x प्लस टी एक्स, मतलब ओल्ड पॉइंट में हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी एक्स को ऐड करते हैं, ओल्ड पॉइंट टी वाई में हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी वाई को ऐड करते हैं, और ओल्ड पॉइंट जेड में हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी जेड को ऐड करेंगे। और इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो न्यू पॉइंट आ जाएंगे आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी एक्स डैश, वाई जेड एंड जेड डैश। ये हमारे जो तीन पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर थर्ड एक्सिस भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप जैसे ये फिगर में एग्जांपल दिया है, क्यूब का दिया है और एक पॉइंट का दिया है एक्स वाई जेड, तो आप एक्स वाई जेड यदि कोई पॉइंट है तो उसमें टी एक्स, टी वाई और टी जेड ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करके उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, और उसको आप डिस्प्लेस जो है वो कर सकते हो। आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो मतलब आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो, यदि आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो मतलब आप उसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रख रहे हो। और इस तरह से आप स्केलिंग करके मैग्निफिकेशन रिडक्शन भी कर सकते हो विद ऑल द थ्री एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड। क्लियर है आपको ये चीज? यस मैम। ओके, अब जैसे हमने Yeah. मैट्रिक्स, जैसे अभी हमने इक्वेशन पढ़ा, वैसे ही हम 3D के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स की इक्वेशन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के लिए। तो आपको मैंने दोनों तरीका बताया है, रो वाइज भी बताया है और कॉलम वाइज भी बताया है, लेकिन हमने 2D जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने हर चीज कॉलम वाइज रखी थी। तो हम जब 3D पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर भी हम कॉलम वाइज भी रखेंगे। तो आपको एक चीज तो पता है कि ये जो होता है हमेशा क्या होता है, इट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होती है 1 1 1 और 1, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर ट्रांसलेशन वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टी एक्स, टी वाई एंड टी जेड। ये हमारे तीनों ट्रांसलेशन वेक्टर है जिसको हमको कॉलम वाइज लिखना है, क्योंकि हम कॉलम वाली मैट्रिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा टी एक्स, टी वाई और टी जेड जो है कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हुई आपको ये चीज? तो ये वाला जो था दिस इज रो वाइज, आपको रो वाइज करना है तो इस तरह से टी एक्स, टी वाई, टी जेड लिखना पड़ेगा। पर आपको यदि कॉलम वाइज लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर न्यू कोऑर्डिनेट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए, जो राइट हैंड साइड है वो हमारे क्या हो गए, ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गए। और इस ओल्ड कोऑर्डिनेट में जब हम ऐड करेंगे किसको, इस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन वेक्टर्स को, तो हमें न्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट में जब हम न्यू वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो हमें ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल इसका कि a point has coordinate in the x, y, z direction, that is 5, 6 and 7, and the translation is done in the x direction by 3 coordinate and y direction। मतलब दोनों x और y तीनों में वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स and in the z direction by 2 coordinates। याद रखना x और y डायरेक्शन में 3 कोऑर्डिनेट और z डायरेक्शन में 2 कोऑर्डिनेट। शिफ्ट द ऑब्जेक्ट, अब आपको ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है, कैसे करेंगे कोई बता सकता है? आपके जो पॉइंट है x, y और z, इन तीनों की वैल्यू क्या है 5, 6 और 7, और आपकी टी एक्स की वैल्यू है 3, आपकी टी वाई की वैल्यू है 3 और टी जेड की वैल्यू है आपकी 2। मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन है।
अब आपको न्यू शिफ्टिंग के बाद मतलब ट्रांसलेशन के बाद यदि आपको न्यू वेक्टर्स निकालने हैं तो आप उसके लिए कैसे निकालोगे? x डैश इक्वल्स टू x प्लस tx, यही होती है इक्वेशन। तो x प्लस Yes, tx ma'am. मतलब कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 मतलब 8, है ना? 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। सिमिलरली आप y डैश निकाल लोगे, y डैश क्या होता है? y प्लस टी वाई, है ना? ये आपका y डैश होता है, y प्लस टी वाई। तो आपका y कितना है? 6, तो 6 प्लस टी वाई इज ऑल्सो 3, तो 6 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 9। और आपका z डैश, तो आपका जो z डैश है वो क्या हो जाएगा? z प्लस टी वाई, z प्लस टी जेड, सॉरी z प्लस टी जेड। तो आपकी z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू है आपकी 7, और 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 9। मतलब आपकी जो ओरिजिनल लोकेशन थी, जो आपकी ओरिजिनल लोकेशन थी वो क्या थी? 5, 6, 7, लेकिन ट्रांसलेट करने के बाद जो पॉइंट की लोकेशन आ गई वो आ गई 8, 9, 9। क्लियर है आपको ये चीज? मैम ये चीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि y, x और z, ये 3 एक्सिस है। ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये आपकी ऑलरेडी 3 एक्सिस है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। और आपको जो 3D का पॉइंट दिया है वो क्या दिया है? 5, 6, 7। सपोज इसकी लोकेशन यहाँ पर है, अभी हम ऐसा मान के चलते हैं। तो कितना हो गया? 5, 6, 7, ठीक है ना? ये आपकी सपोज पॉइंट हो गए 5, 6, 7। अब आपको जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स दिए वो कितने दिए हैं? x डायरेक्शन बाय 3 कोऑर्डिनेट एंड y डायरेक्शन, मतलब x और y तीनों में कितना है? 3 कोऑर्डिनेट। मतलब tx की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। यार आज क्या गड़बड़ हो रहा है? ty की वैल्यू कितनी है आपकी? ये भी इतनी है, 3। ty की वैल्यू कितनी है? 3। और जो आपका tz है, तो tz कितना दिया है? 3 कोऑर्डिनेट्स एंड इन z डायरेक्शन बाय 2 कोऑर्डिनेट्स। तो z डायरेक्शन में कितना है? वैल्यू 2 है। अब आपको लास्ट स्लाइड में जो मैंने ट्रांसलेशन बताया था उसकी इक्वेशन बताई थी कि xz मतलब आपको न्यू वैल्यू निकालनी है। तो जो xz होती है न्यू वैल्यू, वो कितनी होती है? x प्लस टी एक्स, है ना? और जो yz होती है वो कितनी होती है? y प्लस टी वाई, राइट? और z होती है वो कितनी होती है? z प्लस टी जेड, ये आपकी वैल्यूज होती है। तो जब आप 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना है आपका? 8। जब 6 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना है आपका? 9। और जब आप 7 में 2 को ऐड करेंगे तो आपका आया 9। मतलब आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी न्यू वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8, 9, 9। बात आई समझ में अब मेरी ऋतिक? यस Yes, मैम आ ma'am. गई। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सिमिलर मैनर में हमको देखना है 3D स्केलिंग। तो ऑब्वियसली स्केलिंग में मैंने आपको क्या बताया था? आइदर मैग्निफिकेशन और रिडक्शन। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीफाई हो जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी कि मैग्निफिकेशन और रिडक्शन दोनों चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपका जो मैग्निफिकेशन है ना? जो मैग्निफिकेशन है उसमें आप मल्टीप्लाई का यूज करते हो और जो रिडक्शन है उसमें आप डिवाइड का यूज करते हो। अब एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि आपको लास्ट जब 2D स्केलिंग बताया था तो उसमें बताया था कि sx और sy ये दोनों स्केलिंग वेक्टर होते हैं इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन, राइट? पर यहाँ पर अब आपको 3D स्केलिंग पढ़ना है, मतलब थर्ड एक्सिस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो सिमिलर मैनर में sz विल बी स्केलिंग फैक्टर इन z डायरेक्शन। ठीक है, sz क्या हो जाएगा? स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा z डायरेक्शन में। अब आपने जब 2D स्केलिंग पढ़ा था तो आपको 2D स्केलिंग के टाइम में मैंने बताया था कि इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हो, sx sy, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी
यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और बाकी क्या हो जाएंगे 0 0, ये वाला भी आपका 0, ये वाला भी आपका 0, एंड 0 एंड 0। तो आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स के जगह पर एस एक्स और एस वाई लिखते हो। अब यहाँ पर एस जेड थर्ड वाला और जो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है वो क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल राइट दिस ऑल्सो इन डायगोनल, एस एक्स एस वाई एस जेड 1, ठीक। और बाकी सारे पॉइंट्स आपके रहेंगे 0, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर ही हम 1 लिखते हैं, बाकी सब जगह पर हम क्या लिखते हैं 0। लेकिन स्केलिंग जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पैरेलल में लिखना रहता है, तो इसमें आप इसको डायगोनली एस एक्स एस वाई और एस जेड लिख लेंगे, और जो लास्ट वाला जो आ जाएगा उसमें आ जाएगा आपका 1। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है कि इसकी मैट्रिक्स कैसे होगी और इसकी इक्वेशन कैसे होगी। यदि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना है, सपोज आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तो इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स जेड इक्वल्स टू एस एक्स इंटू एक्स, एस एक्स इंटू एक्स। सिमिलर मैनर में y डैश इक्वल्स टू एस वाई, मतलब स्केलिंग वेक्टर इन y डायरेक्शन, इंटू y मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट, एंड अगेन न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ z, एक्स जेड विल बी इक्वल्स टू एस जेड इंटू जेड। बात आई समझ में आपको? जैसे हम ट्रांसलेशन में एडिशन करते थे, वैसे स्केलिंग में यदि मैग्निफिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सभी को क्लियर है ये चीज? यस मैम। श्योर? बहुत ही कम आवाज आ रही है, 31 स्टूडेंट है पर आवाज बहुत कम आ रही है। यस मैम। यस मैम। देखो यदि आपने थर्ड यूनिट पढ़ी है बहुत अच्छे से, तो फिर आपको आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, इसका क्वेश्चन अभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन मैं आपको मन से बता देती हूँ इसका क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू डू विद इट। अब देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3D की, है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3D की। तो जब भी हम 3D की बात करेंगे, तो अब हम ट्रायंगल की बात कर सकते हैं क्या? ट्रायंगल इज 3D फिगर और 2D फिगर? 3D मैम। ट्रायंगल 3D फिगर है या 2D फिगर है? हम ट्रायंगल 2D है। तो मैम तो 3D फिगर क्या है? पिरामिड। पिरामिड, एग्जैक्टली। और रेक्टेंगल 2D है कि 3D है? 2D। तो उसका 3D क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, यस। और स्क्वायर का क्यूब, और सर्कल का 3D क्या है? स्फीयर। स्फीयर, यस एग्जैक्टली। तो आपको क्या हुआ भाई? तो आपको यही चीज करनी है, आपको बात आ रही है समझ में? आपको यही चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अलग तरीके से आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन तो अभी पॉइंट का लेके चलते हैं कि यदि कोई आपको पॉइंट गिवन है, सपोज पॉइंट इज गिवन एज 7, 5 and 5, 7, 5 and 5, सपोज दिस इज द गिवन पॉइंट P, और इसको आपको स्केल करना है, तो वो वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को आप स्केल कैसे करोगे? क्योंकि पॉइंट कोई बड़ा छोटा तो नहीं हो सकता, पॉइंट को उठा के उसकी रोटेशन एंगल चेंज कर सकते हैं, पॉइंट को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, पर पॉइंट को मैग्नीफाई थोड़ी कर सकते हैं, पॉइंट तो पॉइंट ही होता है, राइट। वैसे लाइन है तो हम लाइन को भी मैग्नीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक लाइन कैसे मैग्नीफाई हो सकती है, ठीक है ना। वो स्केल मतलब आपकी जो लाइन है वो स्केल हो सकती है, मतलब आप उसको बड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कैसे इसमें करना है, जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अब यहाँ पर आपको 3D ऑब्जेक्ट की बात करना है, ठीक है। तो हम पिरामिड की बात करते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ट्रायंगल को पिरामिड बोलते हैं 3D में। तो यदि सपोज कोई पिरामिड है, मैं बना ट्रायंगल ही रही हूँ यहाँ पर आप उसको पिरामिड कंसिडर करना। तो ये इसके 3 एंड पॉइंट्स है, A, B और C। तो आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा कि गिवन अ पिरामिड
with 3 coordinates A, B and C with the value of A is 1 1 1, मतलब x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू भी 1, z1 की वैल्यू भी 1। सिमिलर मैनर में आपको b जो गिवन है दैट इज 2 2 और 2, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। और सिमिलर मैनर में जो c है दैट इज 3 3 और 3। आपको क्लियर हो रही है चीजें? Yes, ma'am. No, thing is clear to you or not? Yes, ma'am. यस, ओके। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि गिवन पिरामिड विथ कोऑर्डिनेट वैल्यू a, b and c where a is 1 1 1, b is 2 2 2 and c is 3 3 3। ये आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन रहेगी। क्लियर? अब आपको आगे क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको आगे ये लिखा रहेगा कि नाउ स्केल दिस पिरामिड by 3 units in x direction, 4 units in y direction and 5 units in z direction। आपको इस तरह से क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि तो इसका मतलब क्या है, sx की वैल्यू हो जाएगी 3, sy की वैल्यू हो जाएगी 4 और sz की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आपको ये क्वेश्चन में स्केलिंग वेक्टर्स जो है वो दिए रहेंगे। अब आप इसको दो मेथड से परफॉर्म कर सकते हो। कौन कौन सी दो मेथड से परफॉर्म कर सकते हो? एक तो आप इसको क्या कर सकते हो कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो और दूसरा क्या है, आप इसको इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला केस यहाँ पर एक्स जेड आपको नई वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स एस एक्स इंटू एक्स या y डैश इक्वल्स टू एस वाई इंटू वाई और एक होता है z डैश इक्वल्स टू z एक्स एस जेड इंटू जेड। मतलब स्केलिंग वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स वाई और जेड में। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, अब आप देख लो। आपको एस एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी, आई थिंक दैट इज गिवन एज 5, मैं भूल गई हूँ इसको मैंने क्या दिया था, 5 दिया सपोज। और आपका जो यहाँ पर एस एक्स है स्केलिंग वेक्टर है, सपोज स्केलिंग वेक्टर इज ऑल्सो 5 इन एक्स डायरेक्शन सपोज, तो 5 इंटू 5 तो आपकी जो वैल्यू है एक वो क्या बन जाएगी आपकी 25। सिमिलर मैनर में आपका जो वैल्यू है, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए फॉर ए बी एंड सी। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लो कि हम फॉर ए सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप फॉर ए सॉल्व कर रहे हो तो आपकी ए की जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 1 1 एंड 1। तो यहाँ पर जो x, y और z की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1 1 एंड 1। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 इंटू 1 तो दैट विल बिकम्स 5, ये आपकी 5 हो जाएगी। फिर अगेन यदि वैल्यू 6 है एस वाई की तो 6 इंटू 1 दिस इज ऑल्सो 6 और फिर आपकी वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 1 दैट इज 7। मतलब आपकी ए की वैल्यू जो थी, ए की जो वैल्यू थी वो 111 थी, ए की जो वैल्यू है आपकी वो 111 थी और जो ए डैश की वैल्यू है आपकी ए डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए डैश विल बी इक्वल्स टू 5, 6, 7। क्लियर है आपको ये चीज? Yes, ma'am. सिमिलरली आप करोगे फॉर बी करोगे तो एक्स डैश निकालोगे, जब फॉर बी करोगे तो एक्स डैश निकालोगे, वाई डैश निकालोगे और जेड डैश निकालोगे सिमिलर मैनर में। तो इसमें क्या होगा, जो एक्स डैश होता है वो कितना होता है एस एक्स इंटू एस। तो आपको एस एक्स, एस वाई और एस जेड ये तीनों की वैल्यू तो पता ही है।
अब इसमें आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2 और 2, तो आपका कितना आ जाएगा 10, 12 और 14। मतलब आपकी बी की वैल्यू थी 2, 2 और 2, लेकिन आफ्टर स्केलिंग द वैल्यू ऑफ बी बिकम्स बी डैश, दैट इज इक्वल्स टू 10, 12 और 14। सिमिलर मैनर में आप सॉल्व कर लोगे फॉर सी। तो आपकी सी की वैल्यू क्या है 3, 3 और 3। तो इसमें आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 5, 6, 7 एस एक्स, एस वाई और एस जेड। ये तो आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और यहाँ पर आप लिख दोगे 3, 3 और 3। तो आपका जो बी डैश सी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 15, 18 एंड 21। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल को इक्वेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व आप कर सकते हो फॉर पिरामिड। अब इसी चीज को आपको यदि मैट्रिक्स मेथड से करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और 1 1, क्योंकि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के लिए हम लगाते हैं हमारे न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पर 4x4 की मैट्रिक्स लिखनी है फॉर एस एक्स। तो एस एक्स की वैल्यू 5, देन एस वाई की वैल्यू 6, और ये डायगोनल में लिखेंगे एस जेड की 7 और यहाँ पर 1, क्योंकि 1 फॉर आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट है दैट कम्स आउट टू बी 0। इसमें किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. क्लियर है? एस एक्स, एस वाई, एस जेड, इसको आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर लिख देंगे, 1 आ जाएगा लास्ट में। और अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखते हो एक्स, वाई, जेड और 1 ओल्ड मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर जो एक्स, वाई, जेड की मल्टीपल वैल्यूज है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो मैंने आपको लास्ट जब 2D बताया था तब भी बताया था, कंसिडर इट एज ए, कंसिडर इट एज बी, कंसिडर इट एज सी। ठीक है, आपको ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या है 1 1 1, और बी की वैल्यू क्या है 2 2 और 2, और 3 की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 3 और 3, और यहाँ पर आ गया आपका 111। इज इट ओके? और आप इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। आपको उसका मिल जाएगा आंसर। इज इट फाइन? Yes, ma'am. तो आपकी Yes. फर्स्ट वाली मैट्रिक्स कितनी है, 4x4 की है, राइट। और सेकंड वाली मैट्रिक्स कितने की है, 4x5 5. की कहां से आ Sorry, 3. Ma'am, 3. गई, है ना। तो आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो भी कितने की बनेगी, आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 4x3. ठीक है। तो आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसमें ये लास्ट वाला तो 111 ही रहेगा। ये 111 की जगह पे और 222 की जगह पे और 222 की 3 की जगह पे आपकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से आप स्केलिंग का सॉल्व कर। वैसे ही आपको क्यूब के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन कि स्केल अ क्यूब, पर अब क्यूब में कितना होता है, आपका जो क्यूब होता है वो क्यूब ऐसा होता है, isn't it? तो आपके क्यूब में कितनी वर्टिसाइजेस होती है, कौन बताएगा? A2 कितनी होती है? हाय भगवान, इतना भी नहीं पता है, मतलब मैं क्या बोलूं अब। रेक्टेंगल में 4 होती है, बट इसमें कितनी होती है, स्क्वायर में 4 होती है, आपकी लाइन में 2 होती है, उसके बाद आपका जो ट्रायंगल है उसमें 3 होती है। तो क्यूब में कितनी वर्टिसाइजेस होंगी, क्यूब में 8 वर्टिसाइजेस होती है फ्रॉम ए टू जेड। और जब भी आपको क्यूब का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच,
तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं, A इज ऑलवेज 000, फिर आपका जो B होता है वो होता है 0 0 1, फिर आपका होता है 0 1 0, और आपका जो D होता है वो होता है 0, 1, 1। ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, आपको पता है ना, 0 1 2 3। सिमिलर मैनर में जो H रहेगा दैट इज 1 1 एंड 1, इस तरह से। तो आपको ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन रहेगा, आपको उसको स्केल करना रहेगा, और वैसे ही आप एक एक पॉइंट को लेंगे और उसमें स्केलिंग वेक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे, डिपेंड अपॉन, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे डिपेंड अपॉन व्हाट इज गिवन द स्केलिंग वेक्टर्स इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। चलिए, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। इन बिटवीन किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्लास जो है वो ब्रेक हुई थी, वॉइस मेरी ब्रेक हो रही थी, तो उस वक्त किसी को कुछ समझ में ना आया हो। वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि हम जो 2D स्केलिंग है वो बहुत अच्छे से पढ़कर आए थे, 2D जो ट्रांसलेशन है वो बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे। तो यदि आपको 2D और 2D पता है तो आपके लिए 3D करना इज नॉट अ बिग डील। आप 3D भी बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप आसानी से? कि यहाँ पर XY तो ऑलरेडी पहले से था ही, आपको सिर्फ Z को इंट्रोड्यूस करना है, isn't it? आपको सिर्फ Z को इंट्रोड्यूस करना था, तो आपको सिर्फ इक्वेशन ध्यान में रखनी है और आपको दूसरी चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है?